नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड 12th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 20 फरवरी को होने वाले इकोनॉमिक्स पेपर के लिए 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। परख का ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखने जा रहे हैं। ये हमारा पहला सेट होगा। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि परख का मॉडल सेट बताइए, तो आज हम सेट 1 देखने जा रहे हैं। परख का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है ये हम सेट 1 देखेंगे और इसके बाद जो है सेट 2 देखेंगे, फिर सेट 3 देखेंगे, फिर सेट 4 देखेंगे। एग्जाम देने से पहले 4 सेट देखेंगे। 4 सेट को अगर देख लेते हो तो एग्जाम पेपर में जो ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा 30 में 30 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हो। यही से सवाल इस बार एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल 20 फरवरी को डायरेक्ट एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट सेट 1 को देख लेते हैं। उसके बाद जो है सेट 2, सेट 3, सेट 4 को देखेंगे। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना, वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला सेट होगा, ठीक है। सेट 1 है, देख सकते हो इकोनॉमिक्स का पहला सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है हमारा कि माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उदय हुआ है। तो ये जो है ग्रीक भाषा से आया है। माइक्रो शब्द यानी कि माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, एक ग्रीक भाषा से आया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो ये जो है मार्शल के अनुसार, ठीक है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। नेक्स्ट सवाल कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में, इनमें सभी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी, पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में और मिश्रित के रूप में। तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल देखिए कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। सूक्ष्म यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पांचवा सवाल देखिए, समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है। समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है। मार्शल, गोसेन, रिकार्डो या फिर मिल। तो यहाँ पर गोसेन हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी गोसेन। नेक्स्ट है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है मुद्रा के रूप में, मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के विनिमय के द्वारा, वस्तु के वजन द्वारा या फिर इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर मुद्रा के द्वारा होगा, ठीक है। उपयोगिता की माप की जा सकती है मुद्रा के द्वारा। प्रश्न संख्या 7 कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। याद रखना, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता भी घटने लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। देखिए ये प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं, ठीक है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करेंगे। उस समय मतलब कॉफ़ी पीना बंद कर देंगे, तब चाय की ओर चलेंगे, चाय पीना स्टार्ट कर देंगे और चाय का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। ये प्रतिस्थापक वस्तु का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार की वस्तु की मांग बेरोजगार होती है। किस प्रकार की वस्तु की मांग बेरोजगार होती है। विलासिता की वस्तु, आराम की वस्तु, जीवन की अनिवार्य वस्तु या फिर विभिन्न उपभोग की वस्तु। तो ऑप्शन सी सही होगा, जीवन की अनिवार्य वस्तु। इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम सामने है। फटाफट हम लोग क्वेश्चन और आंसर को देखते चलेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन से हैं। बस रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन सी है। कीमत, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि या इनमें से सभी। तो यहाँ पर इनमें सभी हो जाएगा, कीमत, आय में परिवर्तन और उपभोक्ता की रुचि। कृषि में मुख्यतः लागू होता है उत्पत्ति की वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि में मुख्यतः लागू होता है उत्पत्ति ह्रास नियम, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 12 का सवाल क्या है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी, सी या फिर डी में टीसी बराबर दिया हुआ है। टीसी बता दूं, टीसी बराबर होता है आपका टीएफसी
प्लस टीवीसी, यानी कि कुल लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत। और यहाँ से ये आएगा आपका, ठीक है, कि टीसी माइनस टीएफसी बराबर टीवीसी हो जाएगा, ठीक है, बराबर टीवीसी हो जाएगा। तो टीसी माइनस टीएफसी बराबर टीवीसी, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि सी में दिया हुआ है, देख सकते हो। टीवीसी बराबर हो जाएगा टीसी माइनस टीएफसी, याद रखना। जिस बाजार में एआर वक्र एक्स के समानांतर होता है, जिस बाजार में एआर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। एकाधिकार की विशेषता बताइए। एकाधिकार की विशेषता है, तो एकाधिकार की विशेषता जहां एक विक्रेता हो और एक से अधिक क्रेता हो। एकाधिकार की विशेषता यही है, एकाधिकार की परिभाषा यही है जिसमें एक विक्रेता हो और क्रेता अधिक हो। ऑप्शन सी सही होगा। किस बाजार में एआर बराबर एमआर होता है? किस बाजार में एआर बराबर एमआर होता है? एआर एवरेज रेवेन्यू बराबर एमआर मार्जिनल रेवेन्यू, औसत आगम बराबर सीमांत आगम। तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है? फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है एमसी बराबर एमआर, याद रखना, एमसी बराबर एमआर, सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम, मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना जे.एम. कीन्स, जे.एम. कीन्स, ऑप्शन सी सही होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सब्जेक्टिव पेपर का लिंक डाल दिया हूं, एग्जाम देने से पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख के जाना, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ ऑफिशियल मॉडल पेपर को देख के जाना, जो कि जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया था, और ये भी ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ये पारक का जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है, इसका हम सेट 1 देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेट 2, सेट 3, सेट 4 तक देखने वाले हैं। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट सवाल कि अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो रेगनर फ्रीस ने। किसने? रेगनर फ्रीस, याद रखना रेगनर फ्रीस। कौन सही है? निम्न में कौन सही है? जीएनपी बराबर दिया हुआ है, एनएनपी बराबर दिया हुआ है, एनएनपी जीएनपी। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, जो सी में दिया हुआ है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये आपका सही होगा और बाकी सभी गलत है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस घिसावट, ठीक है, घिसावट व्यय यानी कि डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये सही होगा ऑप्शन सी और बाकी सभी जो है गलत है। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी कुल घरेलू उत्पादन से क्या होगा? कम होगा या फिर अधिक होगा? तो कम हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन से कम होता है। आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2024 को 25,000 रुपये आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2025 को 25,000 रुपये हैं। तो यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है? स्टॉक, प्रवाह, निवेश या फिर उपयोग? तो ये स्टॉक हो जाएगा क्योंकि पैसा जमा है खाते में, तो स्टॉक, इसको स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा हार्टले विदर्स का है, हार्टले विदर्स, ठीक है। वह मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करती है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 24 का सवाल देखिए, 24 का सवाल,
1935 में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय स्टेट बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26 का देखिए, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर एमपीसी और एमपीएस का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए याद रखना, एमपीसी जोड़ एमपीएस बराबर 1 होता है, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखना, ऑप्शन सी सही होगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन किसे शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जैसे कि उपहार कर होता है, आय कर होता है। तो ऑप्शन डी होगा, उपहार कर और आय कर दोनों। संपत्ति कर भी होता है, ठीक है, संपत्ति कर ये भी प्रत्यक्ष कर है, लेकिन बिक्री कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट सवाल 28 का हो गया। 29 का देखिए, भुगतान संतुलन के अंतर्गत आती है अज्ञात मदें, दृश्य मदें, अदृश्य या फिर दोनों। तो 29 का डी होगा, दोनों हो जाएगा, दृश्य और अदृश्य दोनों। व्यापार संतुलन के अंतर्गत आता है, व्यापार संतुलन के अंतर्गत क्या आता है? वस्तुओं का आयात और निर्यात, ठीक है, वस्तुओं का आयात और निर्यात। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये था सेट 1 का 30 ऑब्जेक्टिव। इसके बाद जो है सेट 2 डालने वाला हूँ, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना, और सब्जेक्टिव सवाल भी बताने वाला हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव सवाल भी आएगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।